जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हमारा जो ये प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, किसान जीवन को गुप्त जी ने किस रूप में चित्रित किया है, इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग आंसर लिखने से पहले थोड़ा भूमिका देखते हैं, या फिर आप लोग प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। तो किसान जीवन के बारे में गुप्त जी की क्या मतलब, अपने काव्य में गुप्त जी ने किसान जीवन के जो अ, किसान जीवन का जो हालत था, जो परिस्थिति था, उसको किस तरह से चित्रण किया है, उसको हमें देखना है। ठीक है? तो उत्तर में लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त ने। गुप्त जी मतलब यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी की बात हो रही है। ठीक है? तो गुप्त जी ने मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य में विशेष रूप से खंड काव्य, उनका जो किसान एक है, एक खंड काव्य है उनका। ठीक है? जो कि पूरा नहीं हुआ है, खंड रह गया है। तो खंड काव्य है किसान, जो कि 1915 में, और भारत भारती 2 है। तो भारतीय मतलब इन दोनों में भारतीय किसान के जीवन का चित्रण अतीत का सहारा लिए बिना ठोस सामाजिक यथार्थ के धरातल पर किया है। मतलब यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि अतीत का सहारा उन्होंने नहीं लिया था। ठीक है? अतीत का सहारा उन्होंने नहीं लिया था, उसके बिना ही उन्होंने इसका चित्रण किया है। उन्होंने किसान के शोषण, उसकी अदम्य कर्मठता और राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी स्थिति को एक मुख्य प्रश्न बनाकर प्रस्तुत किया। एक बात मैं और आप लोगों को समझा दूं, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अतीत का सहारा इन्होंने क्यों नहीं लिया, तो ज्यादातर इन्होंने अपनी रचनाओं में अतीत का सहारा लेकर लोगों का मनोबल बढ़ाया है, लोगों को प्रेरणा दी है। लेकिन किसान जीवन को जब व्यक्त करते हैं तो इन्होंने अतीत का सहारा नहीं लिया है, इसलिए ये लाइन लिखा गया है। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं आगे, जिसमें ये है कि गुप्त जी के काव्य में किसान जीवन का जो चित्रण है, उसमें से पहला नंबर बिंदी है शोषण का केंद्र और बदहाल जीवन। क्या हुआ है, जो किसान है, उनका जो जीवन है वो शोषण के चक्र में फंसा हुआ है। किसका शोषण? तो अंग्रेजों द्वारा, जमींदारों द्वारा। ठीक है? अंग्रेजों द्वारा, मनसबदार द्वारा, जमींदार द्वारा, नवाबों द्वारा, इन सभी के शोषण का केंद्र बना है भारतीय किसान। ठीक है? द्विवेदी जी के संपत्ति शास्त्र के, यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो द्विवेदी जी हैं, कौन द्विवेदी जी हैं? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात हो रही है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपत्ति शास्त्र का जो है काव्य संग्रह, उसमें संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि जमींदार लगान बढ़ाकर और बेदखल करके किसान को लगातार बदहाल बनाते रहे, जिससे वो खेत मजदूर बनने को बेबस हो गए। मतलब उन्होंने अपने इस संपत्ति शास्त्र में लिखा है कि किसान जो जमींदार है, उन्होंने क्या किया था, किसानों को मतलब अपना गुलाम बना चुके थे। ठीक है? और उनके सारे जमीन को बेदखल करके, ठीक है, सारे जमीन को बेदखल करके उन्हें अपना मजदूर बनाकर काम कराते थे। आर्थिक नींव का पतन और कर्ज का जाल, मतलब किसान के जीवन की आर्थिक जो है, सॉरी, यहाँ पे किसान के जीवन के आधारभूत, ठीक है, आर्थिक नहीं, आधारभूत जो आर्थिक नींव थी, जो कि खेती थी। मतलब यहाँ पे किसानों का क्या काम है? किसानों का काम है खेती करना। खेती थी उनका जीवन का काम। आर्थिक मतलब पैसे कौड़ी की जो भी थोड़ी आर्थिक होती थी, मतलब जो पैसा आता था, कहाँ से आता था? खेती करके आता था। तो शोषण के कारण पूरी तरह से वो सारी सिस्टम उनकी चरमरा गई थी। किसानों के लिए बहुत तंगी का समय हो गया था अपने आर्थिक जो नींव है उसको संभालना। कम पैदावार और बढ़ते लगान के कारण किसान को लगातार कर्ज लेना पड़ता था। यह कर्ज इतना बढ़ जाता था कि अंततः घर द्वार, बैल बछिया सब नीलाम हो जाते थे। ठीक है? यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, खाई सजाई बीज ऋण से है रंगे रखे कहाँ, आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में। मतलब कहा गया है कि ये लोग जब फसल कभी बिगड़ जाता था तो कम पैदावार होता था, फसल अच्छा नहीं होता था, इसके बदले क्या होता था, उन लोगों को लगान देना पड़ता था, तो सारी चीजें चली जाती थी और कर्ज भी लेना पड़ता था लगान देने के लिए। ठीक है? उनका, तो इन सारी चीजों के कारण क्या होता था, किसान जो थे हम जो हमेशा कमजोर बना पड़ते थे, और अंत में जो कर्ज इतना बढ़ जाता था कि अपने घर द्वार बैल बछिया जो भी था घर में सब कुछ बेचकर कर्ज को चुकाना पड़ता था। ठीक है? तीसरा नंबर पर है अत्यधिक कर्मठता और अदम्य श्रम। मतलब शोषण और विपदा के बावजूद किसान भी हार नहीं मानता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो किसान थे वो हार नहीं मानते थे। गुप्त जी ने
किसान की अदम्य कर्मठता का मार्मिक चित्रण किया है, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में। मतलब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता था, किसानों को बहुत सारा संकट का सामना करने के बाद भी जो अपना किसान का काम करते थे, ठीक है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के बारे में बता रहे हैं कि बरसा रहा है रवि, अनल भूतल तवा सा जल रहा। मतलब जो रवि है, जो सूर्य है, वो इतना गर्म है, इतना तेज धूप निकला है कि तवा जैसा जल रहा है। देखो कृषक शोषित सुखा कर हल हल तथापि चला रहे। मतलब यहाँ पे जो कृषक हैं, सब कुछ जलाकर, अपने शरीर को जलाकर, सब कुछ मतलब अपना शरीर जलाकर ही वो फिर भी हल चला रहे हैं, यही लाइन लिखा हुआ है। वो बताते हैं कि किसान किस लोभ से इस भीषण गर्मी में अपना शरीर जलाता है, यानी सिर्फ जीविका के लोभ से। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है कि सिर्फ अपनी जीविका को बचाने के लिए, ठीक है, किसान जो है इतनी जलती और तपती जो धूप निकला हुआ है उसमें अपने शरीर को जला रहा है। चौथा नंबर बिंदु है दीनता और रूखी सूखी रोटी। मतलब किसान का परिवार अत्यंत गरीबी और दीनता में जीता था। दीनता मतलब यहाँ पे गरीबी को ही दीनता कहा गया है, ठीक है। तो किसान का जो परिवार था, पहले से ही भारतीय किसान जीवन जो है वो गरीबी में बीता है। मध्याह्न में जब किसानों की स्त्रियां रोटी लेकर खेत में पहुंचती हैं, तो वे रोटियां रूखी होती हैं और साग सब्जी का कोई नामो निशान नहीं होता है। अधपेट खाकर संतोष करना ही उनका भाग्य है, जबकि भरपेट भोजन मिल जाना भाग्य मानो जग गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो किसान थे, जब उनकी पत्नी रोटी बनाकर लेकर जाती हैं खेत में, तो उनका जो जो रोटी खाते हैं वो रूखी सूखी रोटी है, ठीक है, साग सब्जी का उसमें कोई नामो निशान नहीं होता है। अगर कभी भाग्य से खाना मिल गया, पूरा भरपेट खाना, वो भी अच्छा भोजन, तो समझ जाओ भाग मानो जग गए, कि भाग उनका जाग गया। पांचवा नंबर बिंदु है विदेशों में पलायन और शर्तबंदी कुली। मतलब अब यहाँ पे अंग्रेजों के जंगल से बचने के लिए क्या करते थे, विदेशों में पलायन और शर्तबंद कुली बनाकर उन्हों को जमींदार जो थे, अंग्रेज जो थे, शर्तबंद कुली बनाकर लेके जाते थे। आर्थिक बदहाली के कारण किसान जो थे रोजी रोटी की तलाश में घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए और अनेकों किसान शर्तबंदी कुली बनकर फिजी, मॉरिशस और ट्रिनिडाड और आदि द्वीपों पर भेजे जाते हैं। मतलब ये सब द्वीप हैं जहां पर जाकर वे सब काम करेंगे, ठीक है। कौन जाएंगे? किसान जाएंगे शर्तबंद कुली बनकर। मतलब शर्त बंद कर पहले ही शर्त बना दिया जाएगा कि इतना काम करना है, इतने दिन के लिए जाना है, ठीक है। यह पलायन किसान जीवन की चरम दुर्दशा को दर्शाता है, जहां से वापसी संभव नहीं होती थी। मतलब ये जो किसान जाते थे, वहां से वापसी आना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बहुत तकलीफ सहने के बाद जाते थे और जाने के बाद भी वहां पे शांति नहीं मिलता था। आगे का है किसान खंड काव्य में चरित्रात्मक व्यथा। मतलब जो इनका खंड काव्य है किसान किसान तो उसमें क्या होता है, किसान के जीवन की आत्मचरित्रात्मकता चरित्रात्मक रूप में 8 सर्गों में बटी गई है। मतलब यहाँ पर किसान जो खंड काव्य है उसको 8 सर्गों में बांटा गया है। प्रार्थना सर्ग, प्रार्थना सर्ग में किसान की यह चित्कार सुनाई देती है कि वो अन्न पैदा करके भी भूखे मरते हैं। अच्छा देखिए, किसान खंड काव्य जो है उसको 8 भागों में भाग किया गया है, और इसमें से पहला भाग है प्रार्थना सर्ग। और प्रार्थना सर्ग में क्या लिखा गया है, यहाँ पे एक चित्कार सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है किसानों के मुंह से कि खुद अन्न पैदा करते हैं लेकिन उन्हें भूखे सोना पड़ता है, भूखे मरना पड़ता है, और यमराज भी उन्हें याद नहीं करते, बल्कि फीजी आदि में अंत समय जाकर मरते हैं। यह चित्रण किसान के वास्तविक जीवन की पीड़ा को राष्ट्रीय चिंता का विषय बनाता है, ठीक है। 7वें नंबर के बिंदु है शोषण में मौसम की भूमिका। तो गुप्त जी ने किसानों की बदहाली के लिए केवल अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि प्रकृति और मौसम को भी जिम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल सही ठहराया है। अगर मौसम खराब हो जाए और फसल अच्छा ना हो, तो इससे क्या होता है कि जो किसान है उनका जो पैदावार है अच्छा नहीं होता है, और जिसकी वजह से उनका शोषण होना लाजमी हो जाता है। और शोषण होना मतलब तकदीर में लिखा ही रहता है, समझ लो। तो भले ही फसल अच्छी हो जाए, लेकिन महाजन और कर्ज के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल सकता। फसल अगर मान लीजिए कभी अच्छी भी हो जाती है, तो महाजन जो है और जो कर्ज के कारण जो किसान डूबे हुए हैं आते हैं और कर्ज को दिखाकर सारा उनका जो अच्छा फसल होता है सब उठा ले जाते हैं। इसलिए वहां पे किसानों को कोई भी फायदा नहीं होता है। तो हो जाए अच्छी फसल भी, पर लाभ कृषकों को कहाँ,
खाते सवाई बीज ऋण से है रंगे रखे कहाँ। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस तरह की पंक्ति बीच बीच में लिख देते हैं तो आप लोगों के आंसर में चांद चांद लग जाएगा। ठीक है, 8वें नंबर का बिंदी है राजनीतिक प्रतिक्रिया का केंद्र, जिसमें गुप्त जी ने किसान जीवन को राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य प्रश्न बनाकर चिंताओं के केंद्र में ला दिया। मतलब गुप्त जी ने क्या किया, किसान जीवन को राष्ट्रीय आंदोलन में तो रखा, लेकिन किसानों को ही टारगेट किया, इसलिए उनका जो मुख्य प्रश्न था वो किसानों से ही था। तो चिंताओं के केंद्र में ला दिया सबको कि आखिर किसानों के लिए ऐसी जिंदगी क्यों लाई गई है, क्यों उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती। उन्होंने किसानों पर होने वाले अत्याचारों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर बहुत ज्यादा बल दिया। उन्होंने भारती में अंग्रेजों की अन्न विदेशों में ले जाने की नीति को बंद करने की मांग उठाई, और जो किसानों की बदहाली का कारण थे। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो किसान है, किसानों की जो अन्न पैदावार करते हैं, ठीक है, अन्न पैदावार होती है, उसको विदेश में ना लाया जाए, ठीक है, विदेश में ना भेजा जाए। इस नीति को बंद करके जो हमारे देश का अन्न है उसको अपने देश में ही रखा जाए। इस तरह से किसानों की जो जिंदगी है वो बदली जा सकती है। किसान में यथार्थवादी चिंतन, यहाँ पे 9 नंबर का है। तो किसान खंड काव्य में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह इतिहास पुराण का सहारा नहीं लेती, बल्कि सीधे सीधे किसानों के सामाजिक यथार्थ को सामने प्रस्तुत करती है। मतलब वही बात मैंने जो पहले पॉइंट में कही थी कि यहाँ पे अतीत का सहारा नहीं लिया जाता है। तो अतीत मतलब यहाँ पे इतिहास पुराण, मतलब रामायण महाभारत, जो इन सारी चीजें हैं बाकी रचनाओं में, वो इन सब का सहारा लेते हैं। जैसे वो जो था, मतलब हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था, तो जो सारी चीजें थी जिसमें भारती का वहाँ पे यशोधरा आती हैं, उर्मिला आती हैं लक्ष्मण की पत्नी, तो वो सब रामायण से लिया गया है संदर्भ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ भी अतीत से नहीं लिया, बल्कि सीधे सीधे किसानों के सामाजिक और सामाजिक यथार्थ को सामने प्रस्तुत किया। यथार्थ का मतलब होता है सत्य। ठीक है, ये किसानों की दुर्दशा को संवेदनात्मक रूप से अभिव्यक्त करती है, जिससे पाठक उसके कष्टों से सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। जब भी किसी की रियल लाइफ की कोई भी घटना जब किसी को बताई जाती है या फिर लिखी जाती है, तो जो पाठक होते हैं, जो उस चीज को पढ़ते हैं, उन्हें पाठक कहा जाता है। वे लोग बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों के साथ जोड़ पाते हैं, अपने मन को, अपने मन मस्तिष्क को उसके साथ लगा के रख पाते हैं। ठीक है, तो वे लोग उन सारी चीजों को ध्यान से समझ भी पाते हैं और महसूस भी करते हैं। 10 नंबर का बिंदु है भय और अपराधी की भांति जीवन। तो शोषण और कर्ज के कारण किसान का जीवन भयभीत और आशंकित रहता है। प्रार्थना सर्ग में किसान कहते हैं, मतलब शोषण जीवन के कारण क्या हो रहा है, जो किसान है वो डरे हुए हैं, ठीक है, भयभीत है। किससे डरे हुए हैं? उन्हीं अंग्रेजों से, जमींदारों से, मनसबदारों से। प्रार्थना जो सर्ग है, जिसको किसान खंड काव्य का जो एक सर्ग 8 भागों में एक सर्ग है, प्रार्थना सर्ग, उसमें किसान कहते हैं कि अपराधी की भांति सदा सबसे डरते हैं। मतलब लगता है इन्हें जैसे इन्होंने जो किसान है उन्होंने कोई अपराध कर दिया है, इसी की भांति हमेशा मतलब डरते रहते हैं। तो यह पंक्ति उनके दयनीय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव को दर्शाती है, जहां अन्नोत्पादक होने के बाद बावजूद उन्हें अपराधी जैसा जीवन जीना पड़ता है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि मैथिली शरण गुप्त ने किसान जीवन को भावनात्मक यथार्थवाद के साथ चित्रित किया। उन्होंने किसान को केवल एक पात्र के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दुख का प्रतीक और शोषण का शिकार बनाया। किसान खंड काव्य उनकी सुधारवादी दृष्टि का परिचायक है, जिसने भारतीय किसान की दयनीय आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को राष्ट्र की चेतना से जोड़ा, और जिससे यह विषय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में स्थापित हुआ था। यह चित्रण द्विवेदी युग के उस प्रवृत्ति को सशक्त करता है जहां साहित्य का उद्देश्य लोक जागरण और सामाजिक समस्याओं का समाधान था। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इन सारी चीजों को, मतलब इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ने के बाद अगर आप लोग भी अपने परिवेश में, जिस समाज में आप लोग रहते हैं, आप लोग जिस गांव में रहते हैं, ठीक है, आप लोग जिस परिवार में रहते हैं, वहां पर भी अगर आप लोग एक नजर उठाकर देखेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों के खुद के परिवार में भी ये सारी चीजें दिखाई देंगी कि जो किसान व्यक्ति है उसको आज भी इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो आज से इतने साल पहले भारत, मतलब स्वाधीन भारत में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन स्वाधीन भारत से पहले की जो अगर बात करें तो किसानों की क्या दुर्दशा रही होगी। अगर आप लोग इसको एक बार दिल से सोच कर देखें तो आप लोग इसका आंसर
या फिर इस प्रश्न को आप लोग खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राव नहीं है कि मतलब कुछ भी चीज़ों को जब हम अंदर से फील कर लेते हैं ना, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, जहाँ पे इस वाले प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे कि हिंदी काव्य जगत के लिए गुप्त जी के योगदान को रेखांकित करें। और एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो आप लोग नीचे देख रहे हैं, आप लोगों का नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, वो व्हाट्सअप नंबर, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग 5 इयर्स PYQ जो है उसको खरीद सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे पिछले 5 सालों के प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने लिया भी है, बहुत सारे लोगों ने लेकर अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट भी किया है। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो व्हाट्सअप नंबर का कांटेक्ट करें। कुछ आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।